चलिए बच्चों, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आखिर के दो टॉपिक रह गए हमारे, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट से लेके, ठीक है, एक सेकेंड, एक इंटरनल कंट्रोल भी रह गया है, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, उसको भूलना नहीं है अपने को, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो फटाफट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे टॉपिक है लास्ट के 2, इसको पढ़ लेते हैं, तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें पढ़ना। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, देखो गौर से देखो, ध्यान देना। मैंने अभी सीएसआर पढ़ाया था आपको थोड़े दिन पहले, छोटे छोटे से क्वेश्चन से आ सकते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया राइट ऑफ मेंबर्स, मतलब शेयर होल्डर, टू कॉपीज ऑफ, क्या उन्हें, क्या उनका अधिकार है कि उन्हें क्या मिले, उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसकी ऑडिटिंग हो चुकी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। तो अधिकार तो है, वो तो मिलेंगे ही, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बोलोगे वो सब कब मिलेंगे, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको हम कहां रखते हैं, एजीएम में। तो एजीएम में आने से पहले, यानी एजीएम में आने से प्रायर, क्या हम उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं? यस, प्रायर टू 21 डेज पहले। 21 डेज पहले तो आपको नोटिस आ जाएगा एजीएम का, तो उसके पहले आपको शायद, कंपनी के पास एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का जिसमें कंपनी को बोला गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, 136 कहता है that a copy of FS including CFS of subsidiaries and associate company if any, अगर उसके साथ कोई ऑडिटर रिपोर्ट है, if any auditor report, ठीक है, और every other document like additional reports, annexures, attachment required by law to be attached to the FS, जो आप रखने वाले हैं एज ए कंपनी, कहा, इन जनरल मीटिंग। तो क्या आप वो अपने मेंबर को मीटिंग के पहले भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं? तो क्या उनका राइट है? अब राइट तो है, ये तो लिख रहा है कि राइट है, तो लिखा है विच आर टू बी लेड बिफोर अ कंपनी इन इट्स जनरल मीटिंग शेल, देख कैन, शेल मतलब यह कंपल्शन हो चुका है, अगर मांगेंगे तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मांगेंगे तो देना पड़ेगा। दे कैन बी शेल टू एवरी मेंबर, यस भेज सकते हैं। टू एवरी ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्योंकि डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, वो तो अवेयर आदमी है नहीं, वो तो इन्वेस्टर ऐसा है कि जिसने ट्रस्टी कौन होते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, है ना, अदर इंस्टीट्यूशंस। ऑल अदर पर्सन अदर देन सच मेंबर और ट्रस्टी बीइंग द पर्सन्स आर एंटाइटल्ड नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ, 21 डेज के कम से कम पहले आपको भेज ही देना है, 21 डेज से कम में नहीं। मतलब अगर 1 तारीख को मीटिंग है तो 9 तारीख के पहले आपको भेज ही देना है। अगर मांगेंगे तो कौन, मेंबर्स, कौन मांगेंगे, मेंबर्स। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एंटाइटल्ड तो है ना। तो ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो एंटाइटल्ड है उनके अलावा की बात कर रहे हैं, जो पर्सन्स, जो मेंबर्स एंटाइटल्ड है उनकी बात तो कर ही रहे हैं, उनके अलावा अगर कोई आम मेंबर, आम डिबेंचर ट्रस्टी, आम डिबेंचर होल्डर भी मांगने की कोशिश करता है तो उसे भेज सकते हैं। एक्चुअली इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, कोई होलसेलर बायर होता है, कोई रिटेलर बायर होता है, तो कंपनी में सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। वोटिंग राइट तो सबके सिमिलर होते हैं, बोलने की बात होती है, बट डेफिनेटली डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में। ठीक है, तो ये जो एंटाइटल्ड लोग हैं इनके अलावा, है ना, इनके अलावा अगर मांगेगा तो भेजोगे, हाँ भेजेंगे। कितने दिन पहले, 21 डेज पहले मीटिंग के भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अटैचमेंट्स को और ऑडिटर रिपोर्ट को, ठीक है जी। व्हाट इफ द डॉक्यूमेंट्स आर सेंड लेस देन 21 डेज के पहले आप भेज रहे हो, बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग, कम में, मतलब 21 डेज से कम टाइम पर रह गया ना, मतलब लाइक 15 दिन रह गया फॉर एग्जाम्पल, 15 डेज, तब क्या होगा देखते हैं।
क्योंकि मीटिंग में आने से पहले शेयर होल्डर अगर ये मांगता है और अगर वो संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136, इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो उन्होंने मांगा, इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट आर सेंड लेस देन 21 days बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, 21 से कम दिन में भेजा गया, तो हम तो मानेंगे कि भेज दिया कंपनी ने, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दे शैल नॉट विथ स्टैंडिंग दैट फैक्ट बी डीम्ड टू हैव बीन ड्यूली सेंट, हम तो मान लेंगे कि उन लोगों ने 21 डेज से ज्यादा में ही भेजा, मतलब 21 डेज से ज्यादा, क्योंकि अपन कंपनी ने भेज दी, कंपनी को कभी कभी दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा कब माना जाएगा? देखो ऐसा कब माना जाएगा कि ड्यूली सेंट है? इफ एग्रीड बाय मेंबर्स। तो सुनो पूरी बात, एजीएम है, एजीएम में आने से पहले प्रायर जो मेंबर है वो पढ़ना चाहता है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को कि भैया मेरे को आने से पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स का लेखा जोखा चाहिए, तो वो बोल रहा है अगर 21 दिन से कम में अगर मैं डॉक्यूमेंट भेजूं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होगी ना, अगर कौन एग्री कर जाए? मेंबर एग्री कर जाए, कौन एग्री कर जाए? मेंबर एग्री कर जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है? अरे ठीक है क्या? अब लिखा है ए पॉइंट, बाय मेंबर्स होल्डिंग, एग्रीड बाय मेंबर्स होल्डिंग। कौन से मेंबर की बात कर रहे हैं अपन? जिनका इतना पावर है कि 21 दिन से कम में भी अगर वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो मीटिंग होने की गुंजाइश है, जिनके पास कंपनी का शेयर कैपिटल है मेजॉरिटी में, जिनके पास में नॉट लेस देन 95% ऑफ परसेंटेज वोट है, मतलब ये वो शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं जो तादाद में कितने हैं? 95%। तादाद में कितने हैं? 95%। ओके, तो अगर इतने लोग एग्री कर जाते हैं, कितने लोग? 95% कि कंपनी कम दिन में भी भेजेगी तो हम एग्री करते हैं, तो आप मीटिंग हेल्ड करोगे, आप मीटिंग हेल्ड करोगे। रिपीट समझाऊं मैं? दो चीजें होती हैं, एक कंपनी भेजती है नोटिस मीटिंग का, ये कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है, एक सेकेंड, एक मीटिंग का नोटिस आता है कंपनी का और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो नोटिस के साथ जाते हैं। तो वो बोल रहा है अगर ये 21 दिन से कम में भेजोगे तो मीटिंग हेल्ड हो पाएगी क्या? तो बोल रहा हाँ हो पाएगी, अगर 95% ऑफ शेयर होल्डर ने या 95% ऑफ जिनके पास कैपिटल है उन लोगों ने एग्री कर गया कि हाँ कम दिन के अंदर भी भेजे तो चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या नो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो वहां पर तो वोटिंग पावर ही चलेगा ना, जिनके पास 95% का कितना है वोटिंग पावर, अगर वो एग्री कर जाते हैं तो क्या अलाउ होगा? क्या अलाउ होगा? जल्दी बोलो। टू होल्ड एजीएम, है ना? अब लिस्टेड कंपनी क्या बोल रही है? द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लाइड विथ। हम कब मानेंगे कि लिस्टेड कंपनी ने भी इन प्रोविजंस को फॉलो किया? हम कब मानेंगे? ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, लिस्टेड कंपनी है मतलब ये शेयर मार्केट में डील करती है भाई, भूलने का नहीं है, ठीक है? आई रिपीट, कंपनी अगर 21 दिन से कम दिन के अंदर अपने नोटिस, मीटिंग का नोटिस या उसके डॉक्यूमेंट जो मंगाया गया है मेंबर के द्वारा भेजती है तो उसे ड्यूली सेंट माना जाएगा, अगर वो शेयर होल्डर एग्री कर जाए जिनके पास कंपनी का 95% का शेयर कैपिटल है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में उनके पास 95% के क्या है? वोटिंग राइट्स, तो फिर मीटिंग हो जाएगी। अब लिखा लिस्टेड कंपनी के लिए कब वो इस सबसेक्शन को कंप्लाइड की? इफ द, ध्यान देना, इफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर ऑफ ड्यूरिंग, किसके लिए लिखा ना? फॉर ए पीरियड ऑफ, लिखा फॉर ए पीरियड ऑफ बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग। अगर मीटिंग के 21 दिन पहले कोई मेंबर आके आपके बिजनेस आवर्स में आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो क्या आप अलाउ करेंगे? हाँ जी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कॉपीज दे सकते हैं हम, कॉपीज देने की बात कर रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हैविंग कॉपी एंड इंस्पेक्शन। कॉपी लेके आप चले जाओगे, इंस्पेक्शन आप वहीं रजिस्टर्ड ऑफिस में करोगे, दोनों में अंतर है। अब ये दो पैराग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। अ स्टेटमेंट containing the salient features, important points, significant points of such document in the prescribed form, जिस तरीके से भी बोला गया होगा कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के salient features को एक prescribed form में लिखा है और copies of the document as company may deficit is sent to, अगर वो नहीं आ पा रहे हैं,
अगर मेंबर नहीं आ पा रहा है 21 डेज पहले आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, तो आप भेज दो ना किसको, रिपीट करो, नॉट लेस देन 21, डेफिनेटली इससे 21 दिन पहले, 21 दिन से कम में नहीं भेजना है ना, अनलेस शेयर होल्डर आस्क फॉर, अगर वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा तो बात अलग है, नहीं तो आप क्या भेज दोगे, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अब मैं लिख सकता हूं यहां पर समराइज वर्जन, समरी ऑफ एफएस। लिस्टेड कंपनी के लिए एक पॉइंट एडिशनल हो गया भाई, कौन सा वाला, द कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट आर मेड अवेलेबल इंस्पेक्शन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, बट कब, 21 दिन के पहले, और अगर कोई नहीं आ पाया तो उसको भेज दो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ, अब यार एक सिंपल सा लॉजिक है, कंपनी अगर भेज नहीं पा रही है किसी को, किसी का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं आ पा रहा है नहीं, जा नहीं पा रहा है, तो आप सर्कुलेट कर दो ना उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कहां सर्कुलेट करती है कंपनी, वेबसाइट पर या न्यूज़पेपर पर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े सब चीजें, है ना। अब कौन सी कंपनियां हैं जिनको ये बोल रहा है सर्कुलेट करने के लिए, जिनके पास में 10 करोड़ और 1 करोड़ तक के टर्नओवर और प्रॉफिट की बात है, 1 करोड़ का प्रॉफिट और 10 करोड़ का टर्नओवर, उनके लिए बोल रहा है कि आप सर्कुलेट कर दो ना उसको, कहां पर, न्यूज़पेपर पे या वेबसाइट पे। ये तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनियों के लिए बोल रहा है। ये नीचे वाला पैराग्राफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, अ लिस्टेड कंपनी शैल आल्सो प्लेस इट्स एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस इफ एनी ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, कहां पर, अपनी वेबसाइट पर, कंपनी के बिहाफ में। अगर वो भेज नहीं पा रहा है, कोई आ नहीं पा रहा, तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है कि नहीं है। अब देखो क्या लिखा है, मेरे ख्याल से वही है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों को। क्या लिखा, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट every listed company having a subsidiary or subsidiaries shall, ध्यान दो, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, रिलायंस की, टाटा की, फलाना डमकाना, जो भी है लिस्टेड कंपनी है अगर, ठीक है, तो अगर उसकी कोई सब्सिडरी है या सब्सिडरीज है, एक से ज्यादा, है ना, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उनको, तो क्या करना पड़ेगा, तो वो बोलता है प्लेस सेपरेट ऑडिटिंग अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स भेजो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हो चुके हैं इनके सेपरेट भेजो, वेबसाइट पर डाल दो, वहां एक वर्ड है अनऑडिटेड, अगर ऑडिट नहीं हुए चलेगा, भेज तो दो भैया, मेंबर को जो मांगे, मगर भेजना पड़ेगा। किसकी बात कर रहा है वो, लिस्टेड कंपनी, किसकी बात कर रहा है, लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ओके। अब यहां क्या आ गया, देखो जरा गौर से, ये एक अलग सेक्शन आ गया हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ लिस्टेड कंपनी, अब ये तो ऊपर था जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी, इंडिया में सब्सिडरी है, या इंडिया में जो उसकी सब्सिडरीज है, मगर अब ये सब्सिडरी कहां पर है, देखो अब ये सब्सिडरी कहां पर है, थोड़ा सा मानने की कोशिश करो, अगर ये सब्सिडरी इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो क्या होगा, ये ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। वेयर सच फॉरेन सब्सिडरी इज स्टैट्यूटरी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सीएफएस अंडर द लॉ ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब ये कंपनी क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, तो इंग्लैंड में ऐसा कहा गया है कि आपको सीएफएस बनाना पड़ेगा, वहां के रूल्स हैं, तो फिर तो फॉलो करना पड़ेगा जी वहां के रूल्स का, और सीएफएस बनाना होगा और अपनी वेबसाइट पर डाल देना होगा, या आपकी जो लिस्टेड कंपनी, होल्डिंग कंपनी इंडिया में, उसकी वेबसाइट पर। अगर ऐसा कब करना होगा, अगर आप जहां रजिस्टर्ड है वहां का कानून ऐसा बोलता है तो, क्योंकि कई जगह पर बहुत लीनियंसी भी है ना, जैसे स्कॉटलैंड हो गया, है ना, आयरलैंड हो गया, ऐसी कई ऐसे शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा लीनियंसी भी। अब नेक्स्ट सुनो, अगर कोई ऐसा देश जहां पर ऐसी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसको वो बोल रहा है कोई जरूरत नहीं है, वो लिखा ना, वेयर ऑफ सच फॉरेन सब्सिडरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट, क्या बोल रहा है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड, नहीं करवाना है आपको ऑडिट उसकी, किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं करवाया उसने। तो होल्डिंग कंपनी क्या बोल रही है, इंडिया का लॉ क्या बोल रहा है मालूम क्या? भैया नहीं हुआ ना, अनऑडिटेड ही प्लेस कर दे, चलेगा, हम भरोसा कर लेंगे, मगर भेज तो दे हमको और वेबसाइट पे डाल दे। समझ में आ रहा है? चल वहां के कानून नहीं बोल रहे, बट हमको तो देखना है, इंडियन लॉ बोलता है हमको तो दिखा दो, हम अब यहाँ के मेंबर को दिखा देंगे। और फिर अब ऑडिटेड एफएस आए या अनऑडिटेड आए, उसको किसी भी लैंग्वेज में आए, अल्टीमेटली आपको इंग्लिश में उसको पब्लिश करना है इंडिया में। जैसे फ्रेंच में आया, पुर्तगीज में आया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो आप इंग्लिश में करो उसको ट्रांसलेट और अपनी वेबसाइट पे डाल। ठीक है जी, समझ में आया आपको क्या बोले अपन ने, है ना? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे काम आ जाएगा हमको समझने। क्या लिखा है देखो उसमें, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी पब्लिक कंपनी है, मान लेते हैं लिस्टेड, वी एक्सपेक्ट लिस्टेड है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, एग्री भाई, इंडियन लॉ के अनुसार वो रजिस्टर्ड है इंडियन एक्ट में, हैज इट शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके शेयर्स भी लिस्टेड है, यानी लिस्टेड कंपनी है, यानी ऊपर वाला रूल्स पे एप्लीकेबल होने वाला है। वन ऑफ इट्स सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इज ए फॉरेन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ओ पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन दिख रहा है। इन द एजीएम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज प्लेस्ड इट्स ऑडिटेड एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस, ठीक है, अपनी सब्सिडीज के भी उन्होंने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हमारे सामने वेबसाइट पर डाल दी, ठीक है जी। ऑल्सो प्लेस्ड इन वेबसाइट सेपरेट ऑडिट ऑफ ऑल सब्सिडीज लोकेटेड इन इंडिया। ओह मतलब कि भैया रिलायंस की एग्जांपल देता हूं, दो सब्सिडरी है, एक है इंडिया में, एक है इंडिया के बाहर। तो यहां की तो आपने पूरी जानकारी डाल दी सीएफएस के थ्रू, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने यहां रख दिए एजीएम में, अपनी वेबसाइट पर डाल दिया, लोगों ने पढ़ लिया, कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिल गया लोगों को। बट ये तो फॉरेन वाली है, देखो क्या लिखा इसमें, जो इंडिया के बाहर है। आपने बोला उनको इजाजत नहीं थी वहां के रूल के हिसाब से कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाओ, तो यहां का कंपनी से क्या बोल रहा है, मत कराओ भाई ऑडिट, मगर जैसा भी है भिजवा तो दो, देखो लिखा ना, भिजवा तो दो और अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देना अनऑडिटेड को, है ना, पब्लिश कर देना, क्योंकि अब तो मीटिंग तो हो गई आपकी। और कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में हो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करो। अब यार लोकल लैंग्वेज में तो नहीं आएगा ना, ये तो इतना समझने की बात है, सिंपल है यार, ये तो होना भी चाहिए। और ये किसके लिए अवेलेबल रहेगा? अवेलेबल टू मेंबर्स। कौन से मेंबर को इतनी माता बच्ची पता नहीं, हाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया जी? आंसर कैसे लिखना है ना, पूरा छाप देने का 136। चलो, इन केस ऑफ निधि अग्रवाल कंपनी, निधि जी कंपनी मस्ती कर रहा हूं, निधि मेंबर के द्वारा बनाई हुई कंपनी जिसका मोटिव है वेलफेयर एक दूसरे का, है ना। इन केस ऑफ मेंबर हु डू नॉट इंडिविजुअली और जॉइंटली होल्ड शेयर्स ऑफ मोर देन 1000 रुपीज, या तो इंडिविजुअली या जॉइंटली जिनके पास 1000 रुपए से ऊपर के शेयर नहीं है फेस वैल्यू के, या नॉट मोर देन डू नॉट हैव नॉट मोर देन 1% ऑफ द टोटल पेड ऑफ शेयर कैपिटल विच इज लेस, या तो 1000 या 1%। अब जो लेस होगा 1% हो सकता है, 1% तो लेस नहीं होगा, 1000 ही लेस होना चाहिए, है ना। 1% इतना कम भी नहीं हो सकता कंपनी का। अब जो क्या लिखा है इसमें, ऐसी कंपनियां, निधि कंपनियां टाइप, इन केस ऑफ मेंबर्स इनके पास में इतनी भी औकात नहीं है कि उनका 1000 रुपए के शेयर है, 1% का शेयर कैपिटल। अब जो क्या लिखा है, ऐसी कंपनियां, इट शेल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 136 को फॉलो कर लिए तो काफी है। अगर आप इंटीमेट कर देते हो, इन्फॉर्म कर देते हो पब्लिक को, कहा न्यूज़पेपर में जहां आप रजिस्टर्ड हो, इतना ही काफी है। अपना डेट, टाइम और वेन्यू बता दो एजीएम का, बराबर है कि नहीं बराबर है, कि लोग आके अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या कर सके, इंस्पेक्ट कर सकें, बराबर है कि नहीं बराबर है। नोटिस बोर्ड पे चिपका दो कंपनी के, बराबर है इनकी, बराबर है भाई।
निधि कंपनी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, अगर आप इस प्रोविजन को फॉलो कर न्यूज़पेपर में छाप दो, अपने नोटिस बोर्ड पर लगा दो, लोग डेट और टाइम और वेन्यू का एजीएम बता दो लोगों को, तो अ कंपनी शैल अलाउ एवरी मेंबर और ट्रस्टी टू इंस्पेक्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिट्स। निधि कंपनी की बात है। इन लोगों को भी, किन लोगों को, जो इतना कम पैसा भी है, बड़ी कंपनियां इनको अलाउ नहीं करती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स की श्रेणी में आ जाती है। ठीक है ना? ओके, तो अपने मेंबर्स को तो पहले आपको बताना पड़ेगा, नोटिस में देके सर्कुलेट करके कि कब आपके एजीएम होने के पहले आप उनको अलाउ कर सकते हैं टू इंस्पेक्शन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। हम तो इनकी बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे से मेंबर्स भी हैं, इनका 1000 या 1% का पेड अप कैपिटल है बस। निधि कंपनी में इतनी खासियत है। ओके, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, अपन इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर करेंगे तो क्या होगा। ये लिस्टेड कंपनी जिसके पास में नेट जो वर्थ है उसका, मैं आपको पढ़ा चुका हूं नेट वर्थ क्या होती है, 1 करोड़ से ज्यादा, और या उसका टर्नओवर है 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी सेंट, 21 दिन पहले भेजोगे ना, भेजोगे नहीं भेजोगे तो कैसे भेजोगे? वो प्रिस्क्राइब कंपनी है, तो ऊपर पढ़ाया था मैंने, आपको बताया भी था अभी ऊपर, तो वही वाला तो है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भेज दो मेंबर को, ईमेल कर दो, वेबसाइट पर डाल दो, या डीमेट फॉर्म में भेज दो उनको, डीमेटलाइज फॉर्म में उनको, समझ रहा ना, डिपॉजिटरी के थ्रू। मतलब कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिटरी को देगी, एनएसडीएल सीडीएस है ना, वो डायरेक्ट कंपनी के मतलब जो मेंबर्स हैं उनके डीमेट अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स की कॉपियां डाल देंगे। सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू डीमैट। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? जिनके पास 10 करोड़ का टर्नओवर और 1 करोड़ का नेट वर्थ है। अब अगर कोई शेयर होल्डर डीमैट फॉर्म में होल्ड नहीं किया शेयर, हर कोई थोड़ी ना खुलता है डीमैट अकाउंट को, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट को, है ना, तो लिखा फिजिकली भेज दो ना, फिर क्या दिक्कत है, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, है ना। अब जैसे इसमें ये पॉइंट और लिखा है, किसी व्यक्ति के पास में अगर ये नहीं है डीमैट फॉर्म, मगर वो लिख के बोल रहा है, कंसेंट दे रहा है कि राइटिंग में कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दो, तो उसको भेज देंगे। समझ रहा है? अब डीमैट मतलब अब डीमैट अकाउंट है आपका। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर आपका डीमैट नहीं है तो डीमैट के अलावा और भी तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ना, जैसे कि मेल, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेल कर दो भाई मेरे को, ठीक है, ओके। तो भेजने के तरीके समझे आपको किस तरीके से, और कौन सी कंपनी की बात की मैंने ये भी समझा आपको। और ऐसा नहीं करते हो तो फिर सजा देख लो कंपनी और पर्सन, ठीक है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ, ओ माय गॉड, अभी तो अपन ने ऊपर पढ़े कि राइट ऑफ द मेंबर, अब यहां लिखा है कॉपी ऑफ स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार। ओके, सेक्शन 137, ये सब ये सेक्शंस ना अंदर से गट फीलिंग आ सकता है। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट द कॉपी ऑफ एफएस इंक्लूडिंग सीएफएस इफ एनी, अगर है सीएफएस सब हर कोई नहीं बनाएगा ना यार, अब जिन कंपनियों के सब्सिडरी वही बनाएंगे, और इनके साथ जो अदर अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो या वो स्टेटमेंट्स जो आप कहां अडॉप्ट करने वाले हो, कहां रखने वाले हो, उसको भेज दो ना आरओसी को, क्या दिक्कत है। जितनी चीजें आप एजीएम में डिस्कस करने वाले हो तो सबका आरओसी को कब भेजोगे? अरे कब भेजोगे? एजीएम होने के 30 दिन के अंदर, एजीएम होने के 30 दिन के अंदर। तो क्या लिखा इसमें, एजीएम हेल्ड 137(1) के थ्रू हेल्ड हुई, नॉट हेल्ड अपन याद है नहीं हुई, तो अपन ये भी पढ़ते थे, अगर नहीं हुई तो मान लो कि उस दिन हो गई और 30 दिन कैलकुलेट कर लो, अपन पढ़े थे याद है। अगर हो गई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स है जो मांगेगा आरओसी, अगर आपने मीटिंग में रखा है तो 30 दिन के अंदर तो आप भेज ही दोगे। और अगर आपने मीटिंग में नहीं रख पाया उनको क्योंकि मीटिंग एडजर्न हो गई या किसी वजह से कुछ ही टॉपिक पर ज्यादा डिस्कशन हो गया तो डॉक्यूमेंट्स को रख ही नहीं पाया, है ना, कोई इमरजेंसी थी, तब भी आपको 30 दिन के अंदर एजीएम होने के भेज देना रजिस्टर के पास, है ना, और वो अपने रिकॉर्ड्स में उसको प्रोविजनली डालेंगे, है ना। ओके, अनअडॉप्टेड समझा, आप लेके तो गए थे एजीएम में बट आप सामने रख ही नहीं पाए, वो डिस्कशन में नहीं हो पाया, या मीटिंग एडजर्न हो गई। अब मीटिंग एडजर्न हो गई तो आप क्या करेंगे, तो एडजर्न मीटिंग के 30 दिन के अंदर, ठीक है, ओके, एडजर्न मीटिंग के 30 दिन के अंदर। एडजर्न मीटिंग कब होती है? अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो उसके 30 दिन के अंदर,
ठीक है, और एक टेम्पररी रिकॉर्ड में बना लेना, टेम्पररी रिकॉर्ड के अंदर कि भैया, क्योंकि देखो अनएडॉप्टेड है ना, कि प्रोविजनली ही रिकॉर्ड किया जाएगा, अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अडॉप्ट का मतलब होता है डिस्कशन, इन फ्रंट ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब मीटिंग नहीं हुई तो मान लो हो गई, उस दिन हो जाती तो, है ना, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आरओसी को, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो, फिर रीजन कि आप एजीएम क्यों नहीं होल्ड कर पाए बताना पड़ेगा ना, फैक्ट्स एंड रीजन। भाई लॉकडाउन लग गया, कोविड की वजह से सरकार ने मीटिंग नहीं करनी थी, बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे, ऑपरेशन ऑफ लॉ हो गया, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा रीजन के साथ में, वो भी 30 दिन के अंदर। देखो लिखा ना, जिस दिन मीटिंग होती है उस दिन, मतलब मीटिंग नहीं हुई बट ऐसा मान लो हो गई, और रीजन बताओ कि आपने एजीएम क्यों होल्ड नहीं किया, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट ही नहीं किया आपको। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? तो बोल रहे मीटिंग नहीं भी हुई तब भी हमको डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मान के कि मीटिंग हो गई होती तो कौन सी डेट पे होती। ठीक है जी, और रीजन कि आपने मीटिंग क्यों नहीं किया, मीटिंग नहीं करना इज अ बिग डील ना, यानी आप अपने क्या डॉक्यूमेंट नहीं रखना चाह रहे, तो मैंने अभी बताया आपको। अर्जेंट मीटिंग जब बाद में होगी तो उसके 30 दिन के अंदर। ठीक है, ओके। अब ये कुछ फॉर्म के नाम है, ये पढ़ लेते हैं 137(1) में, रूल 12, अ कॉपी ऑफ एफएस जो फाइल करेंगे आप आरओसी के पास, वो कौन से फॉर्म में करेंगे, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 4, सीएफएस की जो कॉपी रहेगी वो कौन से फॉर्म में करेंगे, एओसी 4। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो अटैचमेंट रहते हैं, जो आप कहां अडॉप्ट करें आपने सब एजीएम में। अब 30 दिन के अंदर आप ये सब किसके पास फाइल करना है भाई, आरओसी, एओसी 4 भूलना मत, अकाउंट ऑफ कंपनी फॉर्म नंबर 4। ठीक है, ओके। अरे समझ में आएगा भाई, समझ में आ रहा है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं, आरओसी के पास में कैसे और कब भेजे जाएंगे। एवरी एनबीएफसी, जैसे कि स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एसएफसी बोलते हैं, आईएफसी, इंस्टीट्यूशनल ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, सरकार ने ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इनको भी क्या करना है, कंप्लाई विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओके बाय आईसीएआई, शेल फाइल द एफएस विद द, इनको भी फाइल करना है अपने स्टेटमेंट को, फॉर्म नंबर एओसी 4 एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि एनबीएफसी की भी बहुत सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं। एज पर द रूल 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल करना है। ठीक है, अब जो क्या लिखा है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स है ना, एओसी, फिर जैसे डिपॉजिट देगा डीपीटी, क्या भी प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो पीओएस, इनको किस फॉर्म में, है ना, किस फॉर्म में सबमिट करना पड़ता है, तो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL बोलते हैं, XBRL। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड है XBRL, एक्चुअली ना एक लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं इसको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए यूज की जाती है, बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं उसको, इस तरीके से बताओ, ये एक्चुअली XBRL फॉर्म है, ये जो है इसको बोलते हैं XBRL फॉर्म, ये बिजनेस लैंग्वेज है। इसी तरीके से अपनी रिपोर्टिंग्स और स्टेटमेंट को आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने, जैसे रजिस्टर से ऑर्गेनाइजेशन के सामने रख सकते हैं, ये XBRL लैंग्वेज होगी, इसको बिजनेस लैंग्वेज या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो इस फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म को फाइल करना है। अभी जो एनबीएफसी हैं डेफिनेटली ये लोग तो फाइल करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडर सेक्शन 137 ऑफ रजिस्टर इन फॉर्म, या उसी, है ना, बिजनेस लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, बिजनेस आर्टिकल फॉर्म में, है ना, एज पर एनेक्शियस 1। कंपनी लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग भी कर सकती है काम, है ना, एक पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, वो भी XBRL फॉर्म में भेज सकती है अपने डॉक्यूमेंट्स को, 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है वो भी, है ना, अकॉर्डिंग विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड AOC 4 प्लस XBRL। यानी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी बहुत ज्यादा बल्क में इंफॉर्मेशन है, वो अगर ऐसे ही भेजे तो अच्छा रहेगा, चार्टिकल फॉर्म में, बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जो मैं आगे और आपको बताने वाला हूं। एनबीएफसी के लिए तो लागू ही है,
साथ साथ में इन कंपनियों के लिए भी है। कौन सी क्लास ऑफ कंपनी, जिनको हमने भी अंडरलाइन करने की कोशिश की। ये इस फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं आरओसी के पास में। क्या फॉलो करके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एनबीएफसी के लिए तो है ही। एक सेकेंड, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसको। ये मैंने एमसीए की वेबसाइट खोला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसमें मैंने एक्सबीआरएल के बारे में सोचा कि एक्सबीआरएल क्या होता है। तो उन्होंने बोला भैया एक लैंग्वेज है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है बिजनेस में फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि कैसा हो गया है, फाइनेंशियल डेटा ना जितना सिंप्लीफाई होगा उतना बेहतर होगा, जितना चार्टिकल फॉर्म में होगा उतना बेहतर होगा। नहीं तो आप देखो इसमें लिखा भी है ना, ये थर्ड लाइन देखो इसकी, कॉस्ट सेविंग होती है, पेपर वर्क कम, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है पूरा, एफिशिएंसी बढ़ती है, रिलायबिलिटी भी बढ़ती है। अब इजीली उसको अब लिखा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जो हर बिजनेसमैन के लिए एक्सटेंसिबल है ना। आप अपनी बिजनेस को रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी अथॉरिटी को, जैसे आरओसी को हम लोग करने वाले हैं। हु कैन बेनिफिट लिखा है इसमें। तो ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेव कॉस्ट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। इनके फॉर्म्स को डाउनलोड करो, है ना, ई फाइलिंग देखो ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स, यूजेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबल है, एक की के थ्रू अवेलेबल है ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। स्टेक होल्डर्स भी कभी भी देख सकते हैं इस प्रोफाइल पे आके इन इन्फॉर्मेशन को। रेगुलेटर्स देख सकते हैं, क्रेडिटर्स देख सकते हैं, है ना, मांग सकते हैं कि एक्सबीआरएल जो फॉर्म्स है वो हमें प्रोवाइड करो बिजनेस लैंग्वेज में। ओके, और क्या पढ़ सकते हैं अपन, कैसे क्रिएट करते हैं, नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के थ्रू जो अवेलेबल होगा। मैप चार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग देखो लिखा है ना, मैप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, अदर स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑल कंपनीज लिखा है ना, मगर ये तो अपन ने भी पढ़ी ली है कि एक्सबीआरएल फॉर्म किसके लिए। देखो आपके सामने लिखा रहा हूं, एनबीएफसीज तो है, इनके अलावा 137 सेक्शन के अनुसार अभी अपन ने पढ़े स्टॉक एक्सचेंज वाली लिस्टेड कंपनियां, सब्सिडियरी उनकी 5 करोड़ 10 करोड़ और अदर कंपनियां इनके अलावा जितनी भी। अब देखो इसमें एक दो वर्ड हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। हाँ देखो, व्हाट आर एक्सबीआरएल डॉक्यूमेंट्स, इट कंप्राइजेस द टेक्सोनॉमी एंड इंस्टेंट डॉक्यूमेंट। अब व्हाट इज टेक्सोनॉमी एंड इंस्टेंट, एक्चुअली आगे आगे वर्ड आएगा तो वो काम आएगा। टेक्सोनॉमी कंटेन्स डिस्क्रिप्शन, इट्स एक्सप्लेनेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल टर्म्स। जो भी उसमें टर्म्स होंगे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, चार्टिकल फॉर्म में, मैप फॉर्म। और इंस्टेंट डॉक्यूमेंट में फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब जो काम की चीजें हैं वो फैक्चुअल फॉर्म में, चार्टिकल फॉर्म में, पाई डायग्राम्स में इसके थ्रू बता दिया। दोनों आप भेज सकते हैं, यानी ये थोड़ा taxonomy is more an explanatory and instant document is more a facts and figures। ठीक है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी है ना, जिसमें जो आपके फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, जैसे कई ऐसे शेयर मार्केट के टर्म्स होते हैं जो हम नहीं समझते हम लोग, तो उसको इजी लैंग्वेज में, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज में, कि जिसमें स्टेक होल्डर्स भी उसको समझ पाए, वो उसको एक फॉर्म में जमा करता है। टैक्सोनॉमी उसको मतलब आइडेंटिफाई करता है और एक कंसेप्ट में तब्दील कर देता है। जो लिखा ना उसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना, हंड्रेड्स ऑफ कंसेप्ट्स को मल्टीपल लैंग्वेजेस में। ओके, देखो लिखा ना, नेट इनकम क्या होती है, तो अब नेट इनकम बताने के लिए टैक्सोनॉमी डिक्शनरी बताएगी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। व्हाट इज नेट इनकम, आम आदमी भी शायद ना समझे। ठीक है, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, सबके अपने एट्रीब्यूट्स है, तो उसको डिफाइन करने के लिए है ना, अलग अलग तरीके से कंसेप्चुअल फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में टैक्सोनॉमी वो आपको बताता है। तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कितने वर्ड होते होंगे जो स्टेक होल्डर को ना समझे, तो वो ये लोग क्या करते हैं, एमसीए वालों ने एक ऐसा डिक्शनरी क्रिएट कर दिया जिसमें अपने आप उसके टर्म्स डिफाइन हो जाते हैं इजी लैंग्वेज में। और ये तो अपन ने पढ़ी ली अभी, फैक्ट्स एंड फिगर्स, न्यूमेरिकल फॉर्म्स। ओके, कंक्लूसिव वे में ज्यादा यूज होता है। ओके, ठीक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बता दिया मैंने आपको। देखो अब आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है आपको टैक्सोनॉमी और ये क्या होता है। कंपनीज प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर
टेक्सोनॉमी फॉर्म में भी कर सकते हैं एनेक्स 2 में और इंस्टेंट डॉक्यूमेंट, बट टेक्सोनॉमी डिस्क्रिप्टिव है तो वो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो कन्वर्ट कर देगा आपकी डिफिकल्ट लैंग्वेज को इजी डिफाइंड लैंग्वेज में। अभी पढ़ाया मैंने आपको, है ना। और इन डॉक्यूमेंट्स को फिर आप फाइल कर सकते हो आरओसी के पास में। एनबीएफसी जो हैं वो भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो ये सब्सिडीज है भैया आरबीआई की। कंपनीज एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अंडर दिस रूल। ये जो टेक्सोनॉमी और इंस्टेंट डॉक्यूमेंट है, इन डॉक्यूमेंट्स में के थ्रू, यानी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसमें इन 3 कंपनियों को एग्जम्पशन मिला हुआ कि आपको इसको इसमें फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही काफी है, इतना ऊपर एओसी 4 खत्म। अब लिखा इसमें, अगर कुछ कंपनियों ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सब रूल 1 जो अपन ने पढ़े भी रूल 1 इसके थ्रू ही फाइल कर रहे हैं प्रीवियसली भी, पहले भी, तो उसी तरीके से फाइल करो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सो अदर डॉक्यूमेंट दो दे मे नॉट फॉल अंडर द क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड देयर इन सक्सीडिंग ईयर। अब देखो ध्यान देना, कोई कंपनी पुराने रूल्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, फाइल्ड कर चुकी है, है ना। मगर अब अगर फाइल करोगे तो नए रूल पे फॉलो करना पड़ेगा ना भाई, सक्सीडिंग ईयर्स में न्यू रूल्स टू बी फॉलो। बराबर है कि नहीं बराबर? पुराने रूल्स के साथ अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को फाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नए रूल्स के हिसाब से तो नए डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे। एक और चीज में, मान लो कोई कंपनी है जो एग्जेम्प्टेड है, ये एलिजिबल नहीं है इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो अब मान लो जैसे 1% कंपनी एग्जांपल दे रहा हूं, या कोई सेक्शन 8 कंपनी एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, तो उन्होंने अगर कोई पुराने रूल्स के हिसाब से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर रहे हैं, तो वो बोल रहा है फिर उनके नए डॉक्यूमेंट्स इस क्लास ऑफ कंपनीज में सक्सीडिंग ईयर्स में भी इंक्लूड नहीं होंगे, नॉट फॉल अंडर द क्लास ऑफ सक्सीडिंग ईयर्स में भी उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। ओके ठीक है। स्पेशली ये बात कर रहे हैं एनबीएफसी, हाउसिंग बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर वालों को, ये बेटा तुम पुराने वाले रूल फॉलो करो, तुमको सक्सीडिंग ईयर्स में भी नए रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्या फाइल करने के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये अडॉप्ट कहां किए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने पढ़े अभी, अडॉप्ट कहां किए जाते हैं? सर ये तो एजीएम में अडॉप्ट किए जाते हैं। अब नहीं अडॉप्ट किया तो क्या होगा? मैंने अभी तो पढ़ा है आपको, तो नहीं किए तो रीजन बताना क्यों नहीं रखे। 2 रीजन पढ़े थे अपन ने 2 रीजन पढ़े थे यहाँ पर अभी चार्ट में। अनअडॉप्टेड रहे तो किस वजह से नहीं अडॉप्ट किया ये बताओ, और एडजर्न हो गई मीटिंग तो एडजर्न मीटिंग के 30 दिन के अंदर फिर आपको फाइल करना पड़ेगा। प्रोविजनली उसको आप रिकॉर्ड करके रख लेना उस डॉक्यूमेंट को। ये तो अपन ने अभी ऊपर पढ़े ना यार, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ओके। वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडॉप्टेड, नहीं रखा गया एजीएम में किसी वजह से, या आपकी एजीएम एडजर्न हो गई, तो जब भी तो लिखा सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने एजीएम में रखा ही नहीं या रखने वाले थे बट एडजर्न हो गई, नहीं रखा तो तुरंत आपने भेज देना है 30 दिन के अंदर एजीएम के आरओसी के पास में। पर अगर फिर एडजर्न हो गई एजीएम अगले हफ्ते, तो जिस दिन भी होगी अगले हफ्ते में, उसके 30 दिन के अंदर आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। The registrar shall take them in his records as temporary records. मैं और एक एग्जांपल समझा देता हूं। आपकी मीटिंग होने वाली थी 1 तारीख को, मीटिंग किसी वजह से नहीं हो पाई, ध्यान देना यार थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो एडजर्न होगी, ओके, तो फिर जब होगी तब तो भेज ही दोगे आरओसी को, जब होगी उसके 30 दिन के अंदर। क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, एक्चुअली समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर क्या होना, अगले हफ्ते तक जब तक आपकी एजीएम नहीं होती तब तक आप भेज दो ना आरओसी के पास में, वो उसको टेम्परेरी रिकॉर्ड करके रख लेगा। ठीक है, लिखा है ना देखो, प्रोविजनली, तब तक ये एजीएम में रखा ना जाए, और अगर रख दिए हो तो फिर तो 30 दिन के अंदर भेजनी होगी। रख ये अडॉप्ट का मतलब क्या है? डिस्कस किया अपने मेंबर के सामने। ये समझा आपको मैंने क्या बोला? पक्का समझा है ना? आई रिपीट,
1 तारीख को आपकी एजीएम होने वाली थी, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं 1 अप्रैल को, नहीं हो पाई किसी वजह से या एडजर्न हो गई, अब वो 8 अप्रैल को है ना, एडजर्न हो गई। आप डॉक्यूमेंट रखने वाले थे पर अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो वो बोल रहा है कि एक काम करो, आरओसी को फाइल कर दो, वो प्रोविजनल रिकॉर्ड के तौर पर उसको अपने पास रख लेगा। फिर जब 8 अप्रैल को मीटिंग होगी तो उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 8 मई के, है ना, 30 दिन के अंदर जो आपके एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको मेरे पास फाइल कर देना, सिंपल। और अगर अडॉप्ट कर लिए तो तब तो करना ही करना, दिक्कत है नहीं, ठीक है। ठीक है, अ कंपनी हैविंग सब्सिडीज 137(1), ओके। अ कंपनी शेल अलोंग विद इट्स एफएस, ये तो फाइल करोगे आप, अपने तो फाइल करोगे ही, अपने सब्सिडीज की भी फाइल करोगे ना। और अपन ने तो ये चीज पढ़े है, इसमें तो दिक्कत होगी नहीं अपने को, क्या नहीं होगी बताओ। जो सब्सिडीज आपके इंडिया के बाहर है, उनका इंडिया में बिजनेस नहीं है, तो मैंने बताया था आपको कि जो सब्सिडीज इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए होंगे, फॉरेन सब्सिडीज उसे कहते हैं। अगर वहां उनको नहीं भी कहा गया ऑडिट करवाने के लिए, तो अनऑडिटेड वाले को अलावा और फाइल कर दो। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अपने वाले, वहां के कानून के हिसाब से हो सकता है स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में नहीं कह रहा होगा, तुमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, अनऑडिटेड वाले ही भेज दो, भैया मेरे को इंडिया में फाइल करना है। बराबर है कि नहीं बराबर है ना। तो आप अनऑडिटेड वाले फाइल कर दो, हमको वही चलेंगे डिक्लेरेशन के साथ। क्या डिक्लेरेशन के उनके देश में अलाउ नहीं था, फिर भी मैं अनऑडिटेड वाले आपको फाइल करके दे रहा हूं। यहां मेंबर लोग अनऑडिटेड वाला भी पढ़ लेंगे, आरओसी अनऑडिटेड वाले भी देख लेगा। और कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में। और अगर अदर देन इंग्लिश है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करो। तो अब भी अपन ने पढ़े यार, पढ़ी हुई चीज को बार बार क्या पढ़ेंगे, आना चाहिए ना आपको। ये खत्म, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है। क्या बोल रही है वंदना जी? व्हाट वंदना जी? वंदना लिमिटेड क्या कह रहा है? बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, हैज मैनी सब्सिडीज इन इंडिया। ओह, इंडिया के बाहर है पर इंडिया में इनकी सब्सिडीज है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। इट ऑल्सो हैड एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, ये तो अपन ने पढ़े हैं कि एसोसिएट कंपनी भी हो सकती है, जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ सीएफएस 31 मार्च 2019, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एक्चुअली, कंपनी मैनेजमेंट रिक्वेस्टेड इट्स फॉरेन सब्सिडरी आउट ऑफ इटली, बेस्ड आउट ऑफ इटली, टू प्रोवाइड इट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका एफएस भेजो मुझे, खुद का, आपका इंडिविजुअली, जो इटली में है, ठीक है। द इटालियन सब्सिडरी कंपनी प्रिपेयर इट्स एफएस इन द लोकल लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज है उसमें, और उसने इंडियन पेरेंट कंपनी को भेज दिया एज अनऑडिटेड। हो सकता है क्योंकि वहां पर इटालियन सब्सिडरीज को ऑडिटेड की जरूरत नहीं होती होगी। आप बताइए क्या करेंगे यार, ऊपर जो पूरा सेक्शन लिखा है वो छाप देने का अपने, मिल तो जाएगा। कौन सी लैंग्वेज में? तो कन्वर्ट कर दो उसको इंग्लिश में। अकाउंटिंग पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दो जो जरूरी है कंसोलिडेशन के लिए, क्योंकि उसने तो स्टैंड अलोन भेजा ना, इंडियन कंपनी तो यहां उसका सीएफएस बनाएगी, तो अपन ने उससे स्टैंड अलोन एफएस लिया और उसको अपने सीएफएस में तब्दील कर देंगे। 137 को फॉलो करना है आपको। नीड टू फाइल, यही वाला फाइल कर दो यार, कन्वर्ट करके डिक्लेरेशन के साथ कि क्यों उन लोगों ने ऐसा भेजा। कहां पर? आरओसी के पास। कहां पर? आरओसी के पास। भरे हो कि नहीं भरे यार? अपन ने पूरा एग्जैक्टली तो पढ़े। सो इन दिस केस दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टेट इंडिकेटिंग द रीजन फॉर। तो इस कंडीशन में इंडियन पेरेंट कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हम नहीं फाइल कर सकते, वहां ऑडिटेड नहीं है, यह भरना पड़ेगा। तुम डेविएट नहीं कर सकते फाइल करने से, तुमको तो भले अनऑडिटेड अकाउंट फाइल करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइल करो। भले उस देश में अलाउ नहीं होगा ऑडिटिंग, बट उनके डायरेक्टर पे भरोसा है मेरे को, अगर वो डॉक्यूमेंट तो लाके दे दो मेरे को, ठीक है। उन्होंने एफएस भेजा, फिर आपने उसको सीएफएस में तब्दील किया, वो एफएस उन्होंने या तो ऑडिटेड भेजा या अनऑडिटेड भेजा, इंग्लिश लैंग्वेज में भेजेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अदर देन इंग्लिश में बताओ, उसको कन्वर्ट कर लें। एजीएम नॉट हेल्ड 171(2), ओके। ये तो अपन ने पढ़े यार, अब भी तो पढ़ा। नहीं हुई तो जिस दिन होती मान लो, और फिर 30 दिन के अंदर आरओसी को रीजन के साथ भेज दो कि क्यों नहीं हुई। जिस दिन नहीं होती उस दिन मान लो और पूरे डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दो, वो प्रोविजनली को रिकॉर्ड कर लेगा। अब भी तो पढ़ा है मैंने। नॉट बीन एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, along with जो भी डॉक्यूमेंट्स है, साइंड बाय द डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी, एंड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कि क्यों अपनी मीटिंग नहीं कर पाए,
30 डेज में। तो जिस दिन होती वो उसी 30 दिन के अंदर या फाइल कर दो प्रोविजनली आरओसी, उसको रिकॉर्ड कर लेगा एडिशनल फीस के साथ। क्योंकि आपने मीटिंग नहीं किया ना, तो मीटिंग नहीं करना है मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो जिस दिन होती उसी के 30 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना सब कुछ। हमारे को आपकी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम उसको प्रोविजनली रिकॉर्ड कर लेंगे, मीटिंग जब होगी देखेंगे कौन हम कौन आरओसी। ठीक है जी, ये हो गया फिनिश। प्लीज इसको कंप्लीट कर लेंगे फटाफट। लास्ट टॉपिक रह गया इंटरनल कंट्रोल, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो याद से पढ़ने का, कोई डाउट आएगा तो मेरे से पूछने का। ओके ठीक है।